सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं एकांकी संग्रह की एक महत्वपूर्ण एकांकी और वह जा न सकी का व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस व्याख्या भाग में अब तक शशि और शारदा के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है वो हमने देखा। आज हम बढ़ते हैं आगे। शशि और शारदा के बीच में जो वार्तालाप का क्रम है वो जारी है और भारतीय संस्कृति में एक पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। इसी क्रम में शारदा शशि को कहती है कि तुमने मेरे पति की बुराई की है, उनका अपमान किया है, तो ये मैं सहन नहीं कर सकती, तुमने ये बहुत ही गलत किया है। और शारदा अपने पति की तारीफों के पुल बांध देती है कि वो किसी मैं उन्हें कुछ भी कह सकती हूँ लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तो भारतीय संस्कृति में नारी अपने पति की कभी भी बेइज्जती कह लीजिए या उसका अपमान है वो नहीं सहन कर सकती। शैलेंद्र, बैठक में कोलाहल उठता है, एकदम से आवाज़ आती है और वो जो आवाज़ें हैं वो और आसपास आ जाती हैं। शैलेंद्र गंभीर स्वर में, सो भाई मूल बात अकिंचन बनने की है। अकिंचन बनना जिसे मतलब एक तरह से बेसहारा समझ लीजिए या फिर जिसको कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेचारा है, बहुत ही सामान्य बनने की है। मूल बात अकिंचन बनने की है, शेष राजनीति ऊपर है। जो बची हुई जो राजनीति है वो उसके ऊपर की है कि हम केवल ये मान के चलते ठीक है भाई, हमें क्या मतलब है, हम बेचारे से बनने रह जाते हैं और बाकी सब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। भोजन उसे जड़ से मिलता है, भोजन उसे जड़ से मिलता है, जड़ पदार्थ जो स्थिर है। जड़ में अकिंचनता है तो राजनीति मनुष्य की दासी है। राजनीति है वो मनुष्य की दासी है। बिल्कुल, मनुष्य ने राजनीति को बनाया है, इसलिए मनुष्य राजनीति और मनुष्य की दासी है। वैसे आज तो वह उसकी गर्दन पर सवार है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ एकांकीकार ने कही है कि वैसे आज तो जो राजनीति है उसकी गर्दन पर सवार है। राजनीति प्रजातंत्र में व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, उसके जो मूल कर्तव्य हैं, उसकी रक्षार्थ होती है और एक सामान्य जो नागरिक है उसके हितार्थ होती है। लेकिन आजकल जो राजनीति है उसमें सभी तरह के पाखंड आ चुके हैं, उसमें दिखावा आ चुका है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं और बाकी चीज़ें उन्हें दिखाई ही नहीं देती। मित्र तीव्र होकर, यह सब शब्दों का मायाजाल है, धोखा है कि आप तो केवल शब्दों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन ये सब तो शब्दों का मायाजाल है। इन्हें किसी भी तरह से घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। ये धोखा है। अकिंचनता का अर्थ है अपने को नष्ट करना, यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, बिल्कुल बेचारा हूँ आपके सामने। इस तरह की बात कहना ही इसका अर्थ बता देता है। मैं पूछता हूँ कि क्या नष्ट हो जाने में ही कल्याण है? क्या अपने आप को मार लेना ही या अपने आप को कमज़ोर मानना, हीन मानना, दीन मानना ही सब कुछ है? उसमें कल्याण हो जाएगा कि आप हर चीज़ से बच के चलोगे तो क्या आप कब तक बच पाओगे उस चीज़ से? शैलेंद्र,
मेरी नीति में नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शैलेंद्र कहता है, मेरी नीति में नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, पर जो दूसरों को नष्ट करने का दावा करते हैं वे सबसे पहले अपना नाश करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि जो दूसरों को नष्ट करने का दावा करते हैं वो सबसे पहले अपना नाश करते हैं। कि हम जब दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं तो इंसान खुद ही उसमें गिरता है, ये भी हम यहाँ कह सकते हैं। हम यदि दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छे सुविचार रखेंगे तो हम अपना भी उद्धार करेंगे और दूसरों का भी उपकार करेंगे। लेकिन यदि हम दूसरे के बारे में गलत विचार रखेंगे तो हम ही पहले उस गलत विचारों से प्रभावित होंगे और हमारा नाश सर्वनाश में बदल जाएगा। उनका मित्र कहता है, आप शायद निर्माण करते हैं। शैलेंद्र कहता है, निसंदेह, लेकिन क्षण भर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि कौन सी बात, कि अकिंचन बनने में हमारा नाश हो जाता है। कि आप कहते हो कि अकिंचन बनने में हमारा नाश हो जाता है, कि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं है, तो ऐसा बनने से हमारा नाश हो जाता है। मैं पूछता हूँ, इससे संसार का क्या बिगड़ता है? और बिगड़ता भी जाए, कोई इस रास्ते आकर देखे तो सही। और बिगड़ भी जाए, कोई इस रास्ते आकर देखे तो सही। यानी इससे होना जाना कुछ नहीं है, आप इस रास्ते पे चल के तो दिखाओ, आप ऐसे बनो तो सही। लोग तो पहले ही काल्पनिक भय के कारण जान दिए दे रहे हैं। उनके मन में पता नहीं किस तरह का काल्पनिक भय समाया हुआ है। वो डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, कौन हमें क्या कर देगा। तो ये सारा जो भय है काल्पनिक भय है, और ये बेवजह अनावश्यक रूप से व्यक्ति के मन में घर किए हुए हैं। मेरे भाई, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय जो है ना, भय वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भय है एक तरह से अज्ञानता है ना, अज्ञानता, उसी के कारण भय होता है। और भय के बाद व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और उसके जो सारे कार्यकलाप हैं वो सारे उस रूप में नहीं हो पाते जिस रूप में उसे करने चाहिए। और वो धीरे धीरे इसी कारण से जो इसकी सारी शक्ति है उसकी क्षीण होती चली जाती है और वो पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। आज की यह सारी शक्ति इसी काल्पनिक भय की नींव पर खड़ी हुई है कि हमारा अंदर जो भय व्याप्त है वो यदि निकल जाता है तो हम निर्भीक होकर, निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हैं। ये शब्द दूर तक जाते हैं। शारदा का उच्छ्वासित स्वर उठता है एकदम से। शारदा कहती है, भय? हाँ, हम एक दूसरे से भय खाते हैं, कि हम एक दूसरे से डरते हैं। किस तरह से भय खाते हैं? कोई किसी की कमजोरी जानता है, कोई किसी की कमजोरी जानता है, और इसलिए हम एक दूसरे से भय खाते हैं कि कहीं वो हमारे बारे में कुछ ना बता दे या कहीं वो हमारे बारे में कुछ ना बोल दे। इसलिए एक दूसरे से घृणा और द्वेष करते हैं। इसलिए हमारे मन में दूसरे के प्रति घृणा भाव जागृत हो जाता है और उससे हम द्वेष भाव रखने लगते हैं। वो हमारा वो भाव शत्रुता में बदलते चले जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के हम शत्रु बन बैठे हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ शारदा ने कही है कि जो घृणा और द्वेष के भाव हैं वही आगे चल के शत्रुता के रूप में परिणित हो जाते हैं। कितनी ठीक बात कही उन्होंने, कितनी ठीक। इसका कोई क्या जवाब दे सकता है? मैं कहती हूँ शशि, इनके सामने आकर सब चुप हो जाते हैं। अरे शशि तो चली गई,
यानी आज शारदा अपने पति की बातों को सुनकर शशि को भी ये एहसास दिलवाना चाहती है कि देखो मेरे पति हैं वो बिल्कुल हीरा है, जिसके पास कितने लोग राय लेने आते हैं और वो एक भी बात इस तरह के नहीं बोलते जो कि गलत हो। एक एक शब्द उनका सटीक होता है और वो इस प्रकार से अपने पति की प्रशंसा के रूप में उनकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। तो पता चलता है कि शशि तो वहाँ से रफू चक्कर हो गई, एकदम से वहाँ से निकल गई, चली गई। शरत दूर से आता हुआ स्वर एकदम पीछे से, अम्मा तुम यहाँ खड़ी हो, उधर चूल्हे में आग जल रही है, जाओ न, आओ न, आओ न, इस तरह की आवाज वो देता है। शारदा एकदम से जाती है, ओह, ऐसा एहसास कराती है जैसे कुछ भूल गई हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे रोटी पकानी है। ऐसा एहसास दिलाती जैसे कुछ एकदम से भूल गई। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे रोटी पकानी है। कौन जाने इन्हीं में कोई खाने वाला हो और वे अभी कहला भेजें, कोई भरोसा थोड़ी ही है उनका। शरत से एकदम से, शरत बेटा मैं मैं आटा लाती हूँ, तू डैश डैश डैश, शरत को भी कुछ काम बता देती है। शरत, आटा तो शशि चाची रख गई। शारदा कांप कर एकदम से, रख गई? अभी तो वो मेरे पति की एक तरह से बदनामी कर रही थी, उन्हें भला बुरा कह रही थी और अब वो आटा भी रख गई। शरत, हाँ। शारदा, ओह। शशि भी बस गहरा निश्वास, एकदम से गहरी सांस छोड़ती है। शरत, तू बैठक में जाकर पूछ कि खाने वाले आ गए क्या? शरत एकदम से, अभी जाता हूँ अम्मा। शरत बड़े प्रेम से अपनी माता का जो प्रश्न है उसका उत्तर देता है। शारदा, और देख, धीरे से पूछना, उसको तहजीब सिखाती है। शरत, अच्छा अच्छा अम्मा। शारदा स्वागत स्वागत उच्छ्वासित स्वर में एकदम से, कितना समझदार लड़का है, इतनी उम्र में दूसरे बच्चों को मुंह धोने तक का शऊर नहीं होता। अब अपने पुत्र की भी तारीफों के पुल बांध देती है वो, और पर इसे कितना ध्यान रहता है मेरी उंगली की फुंसी से कितना दुखी है कि उसे ममता का जो आंचल है उस पे है, इसलिए वो माँ की ज़्यादा रक्षा करना चाहता, माँ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहता है। मुझे बर्तन मांजते देखकर इसने कितने प्रेम से कहा था, कितने प्रेम से कहा था। और संगीत के साथ पिछला दृश्य मस्तिष्क पर उभर आता है एकदम से कि क्या कहा था। शरत, अम्मा। शारदा, हाँ। शरत, तुम बर्तन न मांजो। शारदा, मैं बर्तन न मांजूं? और कौन मांजेगा बर्तन? शरत, हम मांजेंगे। शारदा चकित होकर, तू? शरत, हाँ, तुम्हारे हाथ में फुंसी निकल रही है, दुखेगी। पिछला दृश्य मिटता है और शारदा फिर वर्तमान में एकदम से लौट आती है। इसको हम फ्लैशबैक पद्धति भी कहते हैं, पूर्व दीप्ति पद्धति, यानी पहले कोई चीज़ घटित हो चुकी हो वो वापस बार बार याद आकर और उसका मन बहला देती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वार्तालाप से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में जो नारी है वो अपने पति और पुत्र के लिए चाहे वो दूसरों से कितनी ही दुश्मनी मोल लेनी पड़े, ले लेती है। आगे का व्याख्या भाग हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।